सोचिए, रात का सन्नाटा है, चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स रास्ता दिखा रही हैं। आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में भानगढ़ किले के पास वो जगह आती है जहां लोग कहते हैं सूर्यास्त के बाद वहां कोई नहीं रुकता। अगर आप होते प्रताप सिंह की जगह तो क्या करते? जब नीली आग आपके ट्रक के सामने नाचती है, कोई अदृश्य हाथ दरवाजा खटखटाता है और कोई आवाज फुसफुसाती है, मुझे मेरा घर दिखाओ। यह है प्रताप सिंह की सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी, एक ऐसे ड्राइवर की जिसने भानगढ़ के श्राप को अपनी आंखों से देखा और जिंदा लौट आया, पर पहले जैसा कभी नहीं रहा। हम ऐसे ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां हर हफ्ते 2 बार लेकर आते हैं। तो अगर आपको हॉरर, रहस्य और थ्रिल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, कमेंट में बताइए आप कहां से और किस समय ये वीडियो देख रहे हैं। हम आपके नाम को अपने अगले वीडियो के अंत में जरूर लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं भानगढ़ की वो रात जिसने एक ड्राइवर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं हूं प्रताप सिंह। पिछले 18 साल से दिल्ली से जयपुर तक ट्रक चलाते चलाते अब तो NH-48 की हर मोड़, हर ढाबे की महक तक पहचानता हूं। पर जनवरी 2024 की वो रात, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। इंजन की घरघराहट के नीचे छिपी कोई परछाई सी आवाज। 47 की उम्र में मैं अब जवान नहीं रहा, पर सड़क पर उतरा तो खुद को अब भी अजेय समझता था। रात 10 बजे गुड़गांव के गोदाम से मशीनी पुर्जों का लोड उठाया। मौसम साफ था, पर हवा में कुछ अजीब सी ठंड थी। वो ठंड जो हड्डियों में नहीं बल्कि आत्मा तक घुस जाए। मैंने सिगरेट सुलगाई, रेडियो ऑन किया और अपनी महिंद्रा ब्लेजर पिकअप को सड़क पर छोड़ दिया। हाईवे पर दूर तक हेडलाइट्स की लकीरें थीं, जैसे अंधेरे को चीरती तलवारें। कभी कभी कोई ट्रक पास से गुजरता तो पल भर के लिए सब कुछ जगमगा उठता, फिर दोबारा सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो आदमी को अपने ही विचारों से डराने लगे। मैं अलवर जिले के किशनगढ़ बांस का रहने वाला हूं। गांव छोटा है, पर लोगों के दिल बड़े। मां बचपन में ही चली गई थी। पिता की पुरानी बस की याद अब सिर्फ धुंधले फोटो में बची है। मैंने खुद अपने दम पर यह पिकअप खरीदी थी और अब यही मेरी पहचान थी। उस रात जयपुर तक का सफर बस 4-5 घंटे का था। आसान सीधा रास्ता। पर न जाने क्यों जब मैंने मील का पत्थर देखा जिस पर लिखा था अलवर 62 km, तो दिल में अजीब बेचैनी हुई, जैसे कोई अनदेखा मुसाफिर मेरे साथ चल पड़ा हो। रात गहरी होती जा रही थी। फॉग लाइट्स में सड़क किसी पुराने फिल्म रील की तरह चमक रही थी, झिलमिलाती, धुंधली और भुतहा। मैंने मिरर में झांका। पीछे सिर्फ काली रात थी, पर एक पल के लिए लगा कोई बैठा है। मैंने फिर देखा, खाली। थक गया होगा प्रताप, मैंने खुद से कहा और रेडियो की आवाज बढ़ा दी। पर दिल की धड़कन वो कम नहीं हुई। मुझे नहीं पता था उस रात जयपुर तो पहुंचना था, पर लौटना शायद अब कभी नहीं होगा। 15 जनवरी 2024 शाम के 5 बजे ठंडी हवा में हल्की धुंध तैर रही थी जब मैंने अपनी महिंद्रा ब्लेजर को गुड़गांव के सोनिया विहार से लोड किया। मशीनी पुर्जे ठीक से बांध लिए, पीछे का दरवाजा लॉक किया और इंजन चालू किया। आज मेरे साथ मेरा भांजा विकास था, 18 साल का, नासमझ लेकिन जोश से भरा हुआ। ताऊजी, उसने हंसते हुए कहा, आज नीमराना में रुकेंगे या सीधे जयपुर तक? मैंने स्टीयरिंग कसते हुए कहा, देखते हैं बेटा, अगर ट्रैफिक ने धोखा नहीं दिया तो रात तक पहुंच जाएंगे। पहले कुछ घंटे बिल्कुल सामान्य थे। गुड़गांव जयपुर एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंग रही थीं, हेडलाइट्स एक दूसरे में घुलती जा रही थीं। मेरे लिए ये रोजमर्रा का नजारा था, हॉर्न, धुआं और सड़क की वही पुरानी थकान। मानेसर पार किया, धारूहेड़ा पीछे छूटा और रेडियो पर पुराने गीत बज रहे थे। 7 बजे तक हम नीमराना पहुंचे। सड़क किनारे ढाबे की रोशनी में चाय का भाप उठ रहा था।
मैंने ब्रेक लगाया ही था कि फोन बज उठा। कंसाइनी का था। आवाज में हड़बड़ी थी। भाई साहब, कल सुबह तक माल जयपुर पहुंच जाना चाहिए, मशीन वहीं रुकी है। मैंने एक गहरी सांस ली। चलो बेटा, मैंने विकास से कहा, रात में ही निकलते हैं, भानगढ़ के पास से होकर चलेंगे, छोटा रास्ता है। बस वही गलती थी। विकास ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का डर था। शायद उसने भी सुनी थी वो कहानियां भानगढ़ की, जहां सूरज ढलते ही किसी को रुकने की इजाजत नहीं, जहां दीवारें अब भी फुसफुसाती हैं और हवा में किसी के रोने की गंध रहती है। वो रास्ता सही है ना ताऊ जी? अरे बेवकूफी मत कर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कितनी बार निकला हूं वहां से, बस लोग बातें बनाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अपने शब्द खोखले लगे। रात 8:30 बजे तक हम हाईवे छोड़कर पुराने रास्ते पर मुड़ चुके थे। यहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं थीं, बस हेडलाइट्स का एक पीला गोला और उसके बाहर फैली गहरी, सांस रोक देने वाली अंधेरी। दूर कहीं सियारों की आवाज गूंज रही थी, लंबी, टूटती हुई। विकास खिड़की से बाहर झांक रहा था, शायद कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। ताऊ जी, आपने सुना? क्या? वो किसी ने पुकारा, जैसे किसी औरत ने मेरा नाम लिया। मैंने हंसने की कोशिश की, पर गला सूख गया था। इंजन की आवाज के बीच सच झूठ का फर्क मिटने लगा। मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। सड़क अब ऊबड़ खाबड़ हो गई थी। चारों तरफ जंगल और हवा में मिट्टी की गंध। ट्रक की हेडलाइट्स कभी किसी पत्थर से टकराती, कभी किसी टूटी हुई दीवार से, शायद किसी पुराने किले का हिस्सा। हर मोड़ पर लगता जैसे कोई छाया पीछे पीछे चल रही हो। और फिर अचानक पीछे से हल्की ठक 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 की आवाज आई, जैसे कोई ट्रक के पीछे से खटखटा रहा हो। विकास ने डर से मेरी तरफ देखा। मैंने शीशे में झांका, सिर्फ अंधेरा, पर दिल की धड़कन अब इंजन से भी तेज थी। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और खुद से कहा, बस कुछ किलोमीटर और, फिर जयपुर की रोशनी दिख जाएगी। पर मन के किसी कोने में एक अजीब एहसास जाग गया था, जैसे हम सड़क पर नहीं बल्कि किसी पुराने अभिशाप में फंस चुके हों। रात के ठीक 8 बजे थे जब हम राजगढ़ होते हुए भानगढ़ की तरफ मुड़े। NH11A अब लगभग खाली था। कभी कभार कोई ट्रक दूर कहीं दिखता, फिर अंधेरे में निगल लिया जाता। सड़क के दोनों ओर अरावली की पहाड़ियां फैली थीं, काली, शांत और किसी नींद में डूबी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़ियां भी देख रही हों। चुपचाप, इंतजार में। भानगढ़ अब सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। ठंडी हवा चल रही थी, पर उस हवा में कुछ और भी था, कुछ अनजाना, कुछ जो हड्डियों के भीतर उतर जाए। गले में एक अजीब कसावट महसूस हो रही थी, जैसे हवा सिर्फ बाहर चल रही हो, अंदर सांस नहीं जा रही। ताऊ जी, विकास ने धीमे से कहा, यहां का माहौल कुछ अजीब लग रहा है। उसकी आवाज में कंपन था। मैं हंसने की कोशिश करता हूं। क्यों बेटा, डरता है क्या? भानगढ़ तो बस एक पुराना किला है, पत्थर, दीवारें और कुछ कहानियां। पर खुद को भी नहीं समझा पाया। सामने सड़क पर हेडलाइट्स झपकने लगीं। फ्लिकर फ्लिकर। पहले लगा बैटरी का झटका होगा। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और इंजन बंद कर दिया। ट्रक किनारे खड़ा किया, बोनट खोला। सब ठीक लग रहा था, वायर, ऑयल, कुछ भी गड़बड़ नहीं। फिर भी भीतर कहीं लगा जैसे मशीन नहीं, कुछ और जवाब दे रहा हो। हवा में अब सन्नाटा था। दूर तक बस झींगुरों की हल्की आवाज और हमारे कदमों की आहट। विकास पास आया, उसकी आंखें चौड़ी थीं। ताऊ जी, उधर देखो, पहाड़ी में कुछ जल रहा है। मैंने सिर घुमाया और एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। भानगढ़ की दिशा में किले के पीछे कहीं एक अजीब सी आग जल रही थी, न लाल न पीली, बल्कि नीली और हरी। ऐसी लौ मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो स्थिर नहीं थी, जैसे कोई चीज उस आग में हिलडुल रही हो। शायद किसी फैक्ट्री का धुआं होगा, मैंने कहा, पर मेरी आवाज कांप गई थी, क्योंकि उस लौ के आसपास हवा भी ठहर गई थी।
धुआं ऊपर नहीं जा रहा था, नीचे की ओर गिर रहा था, जमीन की तरफ, जैसे उल्टी बारिश हो रही हो। विकास ने मेरा हाथ पकड़ा। ताऊ जी, चलो यहां से, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने इंजन चालू करने की कोशिश की। घर 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 घर, ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। फिर अचानक पीछे की खिड़की पर किसी ने धीरे से ठक ठक किया। मैंने और विकास ने एक साथ मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, बस धुंध और वो नीली आग जो अब कुछ नजदीक लग रही थी। रात के ठीक 9 बजे सड़क अब भानगढ़ के मुख्य गेट के पास से गुजर रही थी। हेडलाइट्स के दायरे में सिर्फ टूटी दीवारें, झुकी झाड़ियां और हवा में उड्डाती धूल थी। चारों ओर अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे सड़क खुद अंधकार के भीतर खो रही हो। इंजन की घरघराहट उस सन्नाटे में अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई अनचाही आवाज किसी पवित्र जगह की नींद तोड़ रही हो। मुझे खुद भी नहीं पता क्यों, पर उस पल मैंने रेडियो बंद कर दिया। बस रात की सांसें रह गईं और हमारे। तभी सड़क के बीचों बीच कुछ हिला। मैंने तुरंत ब्रेक पर पैर मारा। कर्च, टायरों की चीख और धूल का बादल। ट्रक कुछ इंच दूर आकर रुक गया। सामने हेडलाइट की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद धोती कुर्ता पहने, सिर पर पगड़ी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। उसके हाथ हवा में फैले हुए थे, जैसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अरे ये क्या है? मैंने कहा। आवाज अपने ही कानों में अजनबी लगी। इस वक्त यहां कौन खड़ा होगा? विकास धीरे से बोला, ताऊ जी, मत उतरना, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने हेडलाइट का फोकस थोड़ा बढ़ाया और उसी पल हम दोनों की सांस अटक गई। वो आदमी जमीन पर नहीं था, उसके पैर हवा में लटक रहे थे। पूरी देह एक पल के लिए हिलती हुई प्रतीत हुई, जैसे किसी अदृश्य रस्सी से बंधी हो। धोती हल्की हवा में लहरा रही थी, पर उसके आसपास की हवा स्थिर थी। हे भगवान! विकास चीखा। ताऊ जी, वो जमीन को छू नहीं रहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप उठे। मैंने बिना सोचे गियर डाला और एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक की गड़गड़ाहट हवा में गूंज उठी। हमने बस एक ही काम किया, भागना। सड़क सीधी थी, पर उस वक्त वो जैसे खींचती जा रही थी। हर सेकंड लंबा महसूस हो रहा था। दिल की धड़कन अब इंजन की आवाज से भी तेज थी। कुछ सेकंड बाद मैंने डरते डरते साइड मिरर में झांका। कुछ नहीं दिखा, सिर्फ खाली सड़क। वो बूढ़ा आदमी गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। विकास, मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हो सकता है कोई पागल आदमी हो या कोई भ्रम, नींद की कमी। लेकिन मेरी आवाज खुद मुझसे झूठ बोल रही थी। गले में सूखापन, हथेलियों में पसीना और दिल में एक सिहरन। विकास ने धीरे से कहा, ताऊ जी, वो अगर आदमी था तो जमीन से ऊपर कैसे था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत की और सड़क को घूरता रहा, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी अब लगने लगा था हमारे साथ ट्रक में सिर्फ 2 लोग नहीं थे। भानगढ़ के सन्नाटे को पीछे छोड़ते ही मैंने राहत की सांस ली। सोचा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर उस रात राहत नाम की कोई चीज नहीं थी। हमने ढोकी की तरफ का रास्ता लिया, वो छोटा सुनसान रास्ता जो सरिस्का नेशनल पार्क के किनारे किनारे जाता है। रात के 9:30 से आगे आसमान में चांद भी अब बादलों के पीछे छिप चुका था। सड़क पर हमारी हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी थी। उसके बाहर बस अंधेरा और झाड़ियों में हरकतें जो इंसानी आंखें देखना नहीं चाहती। ताऊ जी, अब जयपुर कितनी दूर है? विकास की आवाज में डर साफ था। करीब 2.25 घंटे, मैंने कहा। बस जंगल का इलाका खत्म हो जाए तो रास्ता आसान है। पर मेरे अपने शब्द मेरे गले में फंस रहे थे। रात के ठीक 10 बजे जंगल की गहराई से एक चीख उठी, इतनी तीखी, इतनी दर्दनाक कि रगों में खून जम जाए। वो कोई जानवर नहीं था, वो आवाज इंसान की थी, और वो किसी मौत के करीब की लग रही थी। विकास मेरे पास सिमट आया। ताऊ जी, मुझे डर लग रहा है,
हम वापस चलते हैं ना प्लीज। मैं भी डर चुका था, पर मुझे हिम्मत दिखानी थी। घबरा मत बेटा, मैंने कहा। शायद कोई तेंदुए ने किसी चरवाहे पर हमला किया होगा या कोई और बात। पर भीतर से मैं खुद को झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। तभी ट्रक के आगे सड़क पर अचानक एक तेज रोशनी उभरी, इतनी तेज कि आंखें चकाचौंध हो गईं। मैंने ब्रेक मारा। ची ई ई ई खा। ट्रक वहीं रुक गया। वो रोशनी गाड़ी की हेडलाइट नहीं थी, वो एक गोल चमकती हुई गेंद जैसी थी, नीली चांदी जैसी चमक, और वो हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे वो हमारे करीब आने लगी, जैसे हमें देख रही हो, पर आंखें उसकी नहीं थीं, सिर्फ रोशनी और भीतर अंधकार। ताऊ जी, विकास की आवाज कांप रही थी। ये क्या है? मुझे नहीं पता। मेरे होंठ सूख चुके थे। वो चमकदार गोला हमारे ट्रक के चारों ओर घूमने लगा, पहले आगे, फिर ऊपर, फिर बाईं ओर से गुजरता हुआ पीछे चला गया। ट्रक के शीशे पर नीली रोशनी का अक्स पड़ता और हर बार ऐसा लगता जैसे कोई चेहरा उस रोशनी में उभर रहा हो, बूढ़ा, झुर्रियों भरा, वही जो हमने भानगढ़ के पास देखा था। विकास रोने लगा। ताऊ जी, वो वही है, वही बूढ़ा। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। वो रोशनी अब इतनी पास थी कि ट्रक का इंजन खुद ब खुद गड़गड़ाने लगा, जैसे किसी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। डैशबोर्ड की सारी लाइटें टिमटिमाने लगीं, रेडियो अपने आप ऑन हुआ और उसमें से किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आए हो यहां? हम दोनों ने एक साथ चीख मारी। लगभग 10 मिनट तक वो रोशनी हमारे चारों ओर घूमती रही। समय ठहर गया था, न हवा थी न आवाज, सिर्फ वो ठंडी नीली चमक जो हमारी रूह तक उतर रही थी। फिर अचानक वो रोशनी फ्लैश की तरह बुझ गई। जंगल फिर से अंधेरे में डूब गया। मैंने बिना एक पल गंवाए गाड़ी स्टार्ट की और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। इंजन गरजा और हम उस जगह से ऐसे भागे जैसे मौत खुद पीछा कर रही हो। सड़क खाली थी, पर हवा में अब भी वही गंध थी, जली हुई मिट्टी और किसी अदृश्य नजर का बोझ जो ट्रक के हर मोड़ पर हमारे साथ मुड़ रहा था। राजगढ़ पार करते ही मुझे लगा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। पीछे वो नीली रोशनी, वो चीखें, सब छोड़ आए हैं। सड़क फिर से सीधी और शांत थी, या यूं कहो धोखे से शांत। थाना गाजी की तरफ का इलाका अब शुरू हो चुका था। घने पेड़, बीच बीच में टूटी झोपड़ियां और ठंडी हवा जो हर खामोशी को खुरचती हुई निकल रही थी। विकास अब भी सहमा हुआ था। उसके चेहरे पर पसीने की परत जमी थी। मैं खुद भी थक गया था, लेकिन डर आदमी को सोने नहीं देता। रात के करीब 10:30 बजे थे जब सड़क के मोड़ पर अचानक किसी ने रास्ता रोक लिया। एक औरत, वो ठीक हेडलाइट के बीचों बीच खड़ी थी, लाल साड़ी में, खुले बालों के साथ, जैसे किसी शादी से लौट रही हो या किसी चिता से उठी हो। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुका। अरे बहन जी, क्या हुआ? मैंने खिड़की से झांकते हुए पूछा। रात के इस वक्त यहां क्यों खड़ी हो? वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया, और उस पल मुझे लगा मैंने जो देखा वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ गहराई, जैसे कोई शून्य मुझे निगलने आ रहा हो। उसके होंठों से खून रिस रहा था और गाल पर गहरे सड़े हुए घाव, ऐसे जैसे किसी ने मांस नोच लिया हो। फिर वो बोली। उसकी आवाज धातु की तरह थी, ठंडी, नुकीली और जहरीली। मुझे मेरा घर दिखाओ। विकास के मुंह से एक हल्की चीख निकली और वो वहीं सीट पर बेहोश हो गया। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। दूर हो जा, मैं चिल्लाया, पर वो हिली नहीं। मैंने गियर डाला और एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा, लेकिन वो औरत, वो ट्रक के साथ दौड़ने लगी, और वो दौड़ इंसानों जैसी नहीं थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो बस हवा में सरक रही थी। हर झटके पर उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में चमकता। वो घाव, वो खून, वो काली आंखें,
मैंने स्पीड बढ़ाई, 60, 80, 100, फिर भी वो पास थी। उसका चेहरा अब खिड़की के ठीक बगल में आ गया था और वो मुस्कुरा रही थी, ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। ताऊ जी, विकास होश में आया और एक बार फिर बेहोश हो गया। मैंने कुछ नहीं देखा, बस सड़क पर नजर गड़ाए रखी। लगभग 15 मिनट तक वो हमारे साथ चलती रही, कभी आगे, कभी बगल में, कभी ट्रक के पीछे, और फिर अचानक गायब, जैसे हवा में घुल गई हो। इंजन अब भी गर्म था, पर मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे। मैंने शीशे में देखा, सड़क खाली थी, पर धूल में कुछ लाल सा उड़ रहा था, जैसे साड़ी का कोना। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। अब डर, थकान और नींद, तीनों का मतलब खत्म हो चुका था। बस एक ही ख्याल रह गया था, कहीं रुकना नहीं है। रात के 11 बजे। सड़क सूनी थी, हवा ठंडी, और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर अकड़े हुए। हम अलवर की सीमा के पास पहुंच चुके थे। विकास अब भी बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे किसी बुरे सपने में फंसा हो। मैंने ट्रक साइड में रोककर बोतल उठाई और उसके चेहरे पर पानी छींटा। वो झटके से उठा, कांपता हुआ, आंखें लाल और सूखी। ताऊ जी, वो क्या था? उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं खुद नहीं जानता था, पर उसे संभालने के लिए झूठ बोलना पड़ा। पता नहीं बेटा, शायद कोई भूत प्रेत की बात नहीं, कोई धोखा रहा होगा। चलो जल्दी यहां से निकलते हैं। मैंने ट्रक फिर चालू किया। इंजन ने जवाब दिया और हमने दिशा तिजारा की तरफ मोड़ ली। सड़क अब और सुनसान थी, इतनी कि अपनी ही सांसें भी अजनबी लग रही थीं। कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर सब कुछ फिर से शांत। घड़ी में 11:20 हुए थे जब अचानक ट्रक ने झटका खाया, थक, और इंजन बंद हो गया। मैंने कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 5 बार, कुछ नहीं। इंजन बिल्कुल शांत, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। अब क्या करें ताऊ जी? विकास की आंखों में फिर वही डर था। मैंने बोनेट खोला, टॉर्च जलाकर देखा, सब कुछ ठीक था, वायरिंग, बैटरी, फ्यूल, सब। पर अजीब बात यह थी, इंजन ठंडा था। इतनी देर तक चलने के बाद भी ठंडा, जैसे घंटों से बंद हो। मैंने गला सूखा निगला और तभी चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। पहले हल्की, जैसे कोई धीमे धीमे चल रहा हो, फिर तेज, जैसे कई लोग ट्रक के चारों ओर घूम रहे हों। बड़बड़ाने की आवाजें, अस्पष्ट, टूटी हुई, पर उनमें दर्द था या गुस्सा, कहना मुश्किल था। कौन है बाहर? मैंने चिल्लाकर कहा। आवाज लौट कर आई, पर इंसानी नहीं थी। वो एक हंसी थी, लंबी, फटी हुई और ठंडी। ऐसी हंसी जो किसी के मरने के बाद भी गूंजती रहे। विकास सिसकने लगा। मैंने दरवाजा झटके से बंद किया। अंदर अंधेरा घिर आया। टॉर्च की रोशनी में हमने एक दूसरे को देखा, चेहरों पर डर, आंखों में शक। फिर थक थक थक, किसी ने ट्रक की दीवार पर जोर से दस्तक दी, इतनी ताकत से कि शीटिंग हिल गई। मैंने सांस रोक ली। 1 सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर एक और दस्तक, इस बार पीछे से। थक, और फिर एक फुसफुसाहट, दरवाजा खोलो। हम दोनों वहीं सिट गए। मैंने चाबी पकड़ी, पर हाथ कांप रहे थे। बाहर अब कई आवाजें थीं, कदमों की, सांसों की, हंसी की, जैसे पूरा जंगल ट्रक के चारों तरफ इकट्ठा हो गया हो। विकास ने मेरा हाथ पकड़ा। ताऊ जी, अगर हमने दरवाजा खोला तो, मैंने बस इतना कहा, तो हम कहानी नहीं, हादसा बन जाएंगे। हमने दरवाजे बंद कर लिए और भीतर उस लोहे के छोटे से कमरे में बस इंजन की खामोशी, हमारी सांसें, और बाहर वो अदृश्य लोग जो जाने किस गिनती में दस्तक दे रहे थे। उस रात का हर पल जैसे सदी बन गया था। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन वक्त ठहरा हुआ था। एक भारी, दमघोंटू सन्नाटा, जिसमें हर आवाज किसी चेतावनी जैसी लगती थी। हम दोनों ट्रक के अंदर बंद थे, मैं और विकास, 2 डर में डूबे हुए लोग जो अब बस भगवान और धातु की एक दीवार पर भरोसा किए बैठे थे। बाहर लगातार कुछ न कुछ होता रहा,
कभी कोई ट्रक की दीवार को खरोंचता, कभी खिड़की पर पत्थर फेंकता। ठक ठक ठक। एक बार तो मुझे साफ सुनाई दिया, जैसे कोई ट्रक की छत पर चल रहा हो, धीरे धीरे, हर कदम के साथ धातु की हल्की कर्कश आवाज। मैंने मुंह बंद रखा। विकास सिमटा हुआ था, उसके होंठ कांप रहे थे, वो बुदबुदा रहा था, हनुमान चालीसा। मैंने भी आंखें बंद की और शब्द अपने आप बह निकले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हर अक्षर डर की दीवार के खिलाफ एक ढाल जैसा लग रहा था, लेकिन वो ढाल टिक नहीं रही थी। कभी बाहर से कोई हंसी आती, लंबी कर्कश, ऐसी जो न मर्द की थी न औरत की। कभी कदमों की आवाज, जैसे कोई ट्रक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। और सबसे डरावना, बार बार कोई ट्रक के दरवाजे की कुंडी हिलाने लगता, धीरे धीरे, फिर जोर से झटका, खटक। मैंने अपनी पूरी ताकत से अंदर से पकड़ ली। ताऊ जी, विकास फुसफुसाया, अगर ये अंदर आ गए तो? मैंने कांपते हुए कहा, चुप रह, हनुमान जी का नाम ले। हम दोनों फिर से मंत्र पढ़ने लगे। बाहर का हर पल किसी परीक्षा जैसा था। कभी अचानक सन्नाटा, फिर अचानक धातु पर चोट की आवाज, कभी किसी के कदम, कभी किसी का फुसफुसाना। रात के 3 बजे वो हुआ जिसने मेरी रूह को आज तक नहीं छोड़ा। ट्रक की खिड़की पर हल्की दस्तक हुई, टप टप टप। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, पर फिर आवाज आई, खोलो दरवाजा। वो आवाज जानी पहचानी थी, एक बूढ़ी, धीमी, थकी हुई आवाज। मैं तुम्हारा दादा हूं, प्रताप। मैं जम गया, गले में कुछ अटक गया। दादा जी, मैंने बमुश्किल कहा। हां बेटा। बाहर से वही आवाज आई, दरवाजा खोल, मैं तुझसे मिलने आया हूं। मैंने कांपते हुए कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया। आंखों के सामने यादें दौड़ने लगीं। दादाजी का चेहरा, उनका साया, उनकी मुस्कान। पर वो तो 10 साल पहले मर चुके थे। विकास ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं ताऊ जी, ये आपके दादाजी नहीं हो सकते। उसकी आवाज में हकीकत थी और डर भी। मेरे हाथ वहीं रुक गए और उसी पल बाहर से एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि खिड़की के शीशे कांप उठे। वो इंसान की नहीं थी, वो किसी ऐसी चीज की थी जिसे इंसान शब्दों में नहीं बांध सकता। फिर सब शांत, पूरा जंगल, पूरी सड़क, पूरी रात एकदम शांत। मैंने कान लगाए, कोई आवाज नहीं, बस हवा का धीमा झोंका और मेरे दिल की धड़कन। उसके बाद हमने कुछ नहीं कहा, न हिले न सोए, बस उस शांति में डरते रहे जो शायद किसी तूफान से भी ज्यादा भयानक थी। सुबह के 5 बजे अचानक सब कुछ थम गया, जैसे रात ने खुद तय कर लिया हो कि अब बहुत हुआ। बाहर की आवाजें, वो कदमों की आहटें, वो खरोंच, वो फुसफुसाहटें, सब एक झटके में गायब। बस अजीब सी शांति रह गई, ऐसी शांति जो राहत नहीं बल्कि डर की आखिरी परत जैसी होती है। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। उंगलियां अब भी कांप रही थीं, कांच पर धुंध जमी थी, अंदर हमारी सांसों की, बाहर किसी की मौजूदगी की नहीं। मैंने कांच पोंछा और झांका। बाहर कुछ नहीं था, न कोई साया न कोई निशान। सड़क खाली थी, जैसे रात की सारी दहशत बस सपना रही हो। पर फिर भी मिट्टी पर कहीं कहीं अजीब गोल निशान थे, जैसे किसी भारी चीज ने हवा में उतरकर जमीन को हल्का सा छुआ हो। मैंने बिना कुछ बोले इग्निशन घुमाया, इंजन गरजा और चल पड़ा। एक झटके में मानो सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन भीतर जो टूटा था वो इंजन नहीं था। विकास पीछे सीट पर झुका पड़ा था, चेहरा पीला, होंठ नीले और आंखों में अजीब डर। ऐसा डर जो कोई देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस करता है। मैंने उसे जगाया। वो बोला भी नहीं, बस उल्टियां करने लगा। पूरे रास्ते उसकी हालत बिगड़ती गई, बुखार, ठंड और एक ही बड़बड़ाहट। वो दरवाजे के बाहर था। दादाजी। मैंने ट्रक सीधे अलवर के अस्पताल की ओर मोड़ा। डॉक्टर ने देखा, सुना और बस इतना कहा, यह शॉक है, किसी गहरे सदमे के कारण। मैंने सिर हिलाया पर कुछ नहीं कहा। क्या बताता?
कौन यकीन करता कि यह सदमा किसी जिंदा इंसान का नहीं था। शाम तक विकास को दवा दी गई, वो सो गया, पर नींद में भी उसका शरीर कांपता रहा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा की सतह को छुआ हो। मैंने अगली सुबह कंसाइनमेंट जयपुर पहुंचाया। काम तो काम है, डर के भी ऊपर। पर वापसी में मैंने NH-48 का मुख्य रास्ता पकड़ा, सीधा, उजला और लोगों से भरा हुआ। उस दिन के बाद मैंने कभी भानगढ़ या सरिस्का का रास्ता नहीं लिया। कोई पूछता भी तो मैं बस इतना कहता, रास्ता छोटा हो तो हर बार सही नहीं होता। अब भी जब कभी रात में ट्रक चलाता हूं तो पीछे के शीशे पर एक हल्की परछाई दिख जाती है, लाल साड़ी में, हवा में झूलती हुई। शायद वो अब भी पूछती है, धीरे धीरे हांफती हुई आवाज में, मुझे मेरा घर दिखाओ। अलवर पहुंचकर मैंने ट्रक पार्क किया और देर तक बैठे बैठे सोचता रहा। रात की वो सारी बातें, वो नीली आग, वो बूढ़ा आदमी, वो लाल साड़ी वाली औरत, सब किसी बुरे सपने की तरह घूम रही थीं। पर नींद कहां आने वाली थी। सुबह जब मैं ढाबे पर चाय पीने पहुंचा, वहां कुछ पुराने ड्राइवर्स बैठे थे, चेहरे झुर्रियों से भरे, आंखों में अनगिनत सफर की थकान, पर उनकी नजरों में एक जानकारी थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानते हों। मैंने धीमे से पूछा, ओम प्रकाश जी, आप इतने सालों से ये रूट चला रहे हैं, क्या कभी आपको कुछ अजीब लगा है भानगढ़ के आसपास? वो कुछ देर तक चुप रहे, फिर एक लंबा कश लेकर बोले, प्रताप भाई, जो तुमने देखा वो किसी एक रात की बात नहीं है। ये इलाका सदियों से भूतिया माना जाता है। मैं सन्न रह गया। भूतिया? पर क्यों? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, राजा मानसिंह के जमाने की बात है। कहते हैं यहां एक तांत्रिक हुआ करता था, सिंधु सेवड़ा। वो राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया था। जब राजकुमारी ने उसके जादू को अस्वीकार किया तो उसने श्राप दिया कि जिस जगह उस पर अत्याचार होगा वहां फिर कभी इंसानी बस्ती नहीं बस पाएगी। भानगढ़ उसी श्राप की जमीन पर बसा था। मैंने गहरी सांस ली तो जो कुछ हमने देखा, ओम प्रकाश जी ने मेरी आंखों में देखा। हां भाई, वो बोले, तुमने उसी श्राप की परछाई देखी है। किले में जो आत्माएं बंधी हैं वो अब सिर्फ पत्थरों में नहीं, हवा में भी घूमती हैं। कहते हैं जब कोई ट्रक रात में उस रास्ते से गुजरता है तो वो आत्माएं सवारी मांगती हैं। सवारी? मैंने धीरे से कहा। उन्होंने सिर हिलाया। हां, जो उन्हें उनका घर दिखा दे, पर जो रुक जाए वो कभी वापस नहीं लौटता। मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। चाय अब ठंडी हो चुकी थी। ढाबे की दीवार पर सुबह की धूप पड़ रही थी, पर भीतर मुझे अब भी नीली रोशनी का अक्स दिख रहा था। मैंने बस इतना कहा, अब मैं कभी उस रास्ते नहीं जाऊंगा। ओम प्रकाश जी मुस्कुराए। वो मुस्कान थकी हुई थी, जैसे सच्चाई से हार मान चुकी हो। भाई, कोई भी ड्राइवर वहां 2 बार नहीं जाता। मैंने सिर झुकाया और अपनी ब्लेजर की ओर देखा। वो खामोश खड़ी थी, पर उसकी मेटल बॉडी पर कुछ निशान अब भी थे, जैसे किसी ने रात में उंगलियों से नाम लिखा हो। वो नाम था रत्नावती। अगले दिन मैंने चैन की नींद नहीं ली। भानगढ़ का नाम अब जहन में नहीं, जख्म में बदल चुका था। मैं यह जानना चाहता था, क्या सच में वो सब मैंने देखा, या यह सिर्फ डर का भ्रम था? अलवर में ठहरे हुए मैंने एक पुरानी किताबों की दुकान ढूंढी, जहां पुराने नक्शे और राजस्थानी इतिहास की धूल भरी किताबें रखी थीं। दुकानदार ने एक पुरानी जिल्द वाली किताब निकाली, भानगढ़ की गाथा। पन्ने पीले थे, अक्षर धुंधले, पर उनमें वो जवाब छिपे थे जिनकी मुझे तलाश थी। लिखा था, भानगढ़ का किला 17वीं सदी में राजा मधो सिंह ने बनवाया था, जो आमेर के राजा मानसिंह का छोटा भाई था। पर यह किला कभी अपने वैभव में नहीं रह पाया। किताब के अगले पन्ने पर एक कहानी थी, राजकुमारी रत्नावती, जिसकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर थे, और एक तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा जो उसकी मोहब्बत में पागल था। वो काला जादू जानता था,
कहते हैं उसने रत्नावती को अपने वश में करने के लिए तेल की शीशी में जादू किया था, पर रत्नावती ने चालाकी से वो शीशी उसी पर गिरा दी और वही जादू उसी तांत्रिक को भस्म कर गया। मरते समय सिंधिया ने श्राप दिया, जिस शहर में तुम रहती हो वो हमेशा के लिए वीरान रहेगा। और कुछ वर्षों में भानगढ़ उजड़ गया। किले की दीवारें टूटी, घरों के भीतर सांपों ने घर बना लिया और जो लोग वहां बसे वो या तो पागल हो गए या कभी लौटे ही नहीं। किताब बंद करते ही मैं सिहर गया। कहानी वही थी जो ओम प्रकाश जी ने कही थी, बस अब ये किंवदंती नहीं लग रही थी, ये एक दस्तावेजी सच्चाई थी। उसी शाम मैंने गूगल पर भी देखा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की वेबसाइट पर साफ लिखा था, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले परिसर में प्रवेश वर्जित है। कारण सिर्फ एक पंक्ति में लिखा था, जन सुरक्षा के लिए। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। जन सुरक्षा या आत्माओं से सुरक्षा? विकास तब तक ठीक हो चुका था, पर वो अब भी उस रात का नाम नहीं लेना चाहता था। कभी कभी उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन दिखता था, जैसे वो अब भी वहां किसी अंधेरे मोड़ पर खड़ा हो। और मैंने तब से उस रूट पर ट्रक नहीं चलाया, पर हर बार जब NH-48 पर निकलता हूं तो एक बिंदु पर जाकर रेडियो अपने आप बंद हो जाता है, उसी जगह जहां से भानगढ़ का रास्ता मुड़ता है। अलवर में कुछ दिन और रुककर मैंने तय किया, अब इस रहस्य को आधा छोड़ना नहीं है। मैंने सोचा, जो हुआ वो एक रात का हादसा नहीं, बल्कि शायद किसी बहुत पुराने सच का हिस्सा था। मैं भानगढ़ के पास के गांव पहुंचा, छोटा सा धूल भरा इलाका, जहां अब भी मिट्टी की दीवारों पर समय की छाप देखी जा सकती थी। लोगों के चेहरे झुर्रियों में ढके हुए, पर आंखों में गहराई थी, जैसे हर किसी ने कुछ देखा हो, पर कोई बोलता न हो। वहीं मेरी मुलाकात हुई राम प्रसाद जी से। धोती कुर्ता पहने, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जो गांव के चौपाल पर बीड़ी सुलगा रहे थे। मैंने पूछा, बाबा, लोग कहते हैं कि यहां रात में अजीब चीजें होती हैं, क्या ये सच है? उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, एक आदत थी। साहब, उन्होंने धीमे से कहा, यहां हमारे बाप दादा भी रात में नहीं जाते थे। किले के अंदर जब अंधेरा होता है तो अजीब सी रोशनियां दिखती हैं, नीली, पीली, हरी, जैसे कोई नाच रहा हो। मैंने झट से पूछा, और सरकार का क्या कहना है? राम प्रसाद जी ने अपनी बीड़ी बुझाई और बोले, सरकार ने तो पाबंदी लगा दी है साहब, सूरज ढलने के बाद कोई अंदर नहीं जा सकता। ASI वाले बोर्ड लगा गए हैं, लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित, पर असली वजह किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां सब जानते हैं कि क्यों। उनकी आवाज में जो सच्चाई थी वो किसी दास्तान से ज्यादा भारी लग रही थी। थोड़ी दूर एक ढाबे पर मैंने एक और ट्रक ड्राइवर से बात की। नाम था बाबूलाल। उसकी आंखों में थकान थी, पर लहजे में दृढ़ता। वो बोला, भाई, हम लोग रात में भानगढ़ के पास के रास्ते से नहीं गुजरते। जो भी गया है या तो पागल लौटा है या लौटा ही नहीं। मैंने हंसने की कोशिश की, पर हंसी गले में फंस गई, क्योंकि उनकी बातों में डर नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो स्वीकार की जा चुकी थी। वो बोले, रात में हवा भी वहां अलग लगती है साहब, जैसे कोई सांस ले रहा हो तुम्हारे बिल्कुल पास। मैंने खिड़की से बाहर देखा। भानगढ़ की दिशा में सूरज ढल रहा था और धूप धीरे धीरे लाल से काली हो रही थी। मुझे लगा हवा में फिर वही ठंड लौट आई है, वही जो उस रात थी। और तभी मेरे ट्रक के शीशे में एक झिलमिलाहट सी दिखी, बस एक पल को, जैसे कोई लाल साड़ी वाला साया धूप और अंधेरे के बीच से गुजर गया हो। आज उस रात को गुजरे 1 साल हो चुका है। मौसम वही है, जनवरी की ठंड, वही दिल्ली जयपुर रूट, वही हाईवे। बस अब मैं वो प्रताप नहीं रहा जो पहले था। अब मैं ट्रक नहीं चलाता। मेरी अपनी छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, 4 पिकअप गाड़ियां, कुछ ड्राइवर्स और ढेर सारी यादें जिन्हें मैं भूलना चाहता हूं, पर भूल नहीं पाता।
कभी कभी रात में जब दफ्तर के बाहर इंजन की आवाज सुनाई देती है तो दिल एक पल को ठहर जाता है। फिर खुद को समझाता हूं ये वही ट्रक नहीं, ये कोई और है। लेकिन दिमाग मान भी ले, दिल अब भी मानता नहीं। विकास अब गांव लौट गया है, खेती करता है, घर वालों के साथ रहता है। कभी कभी फोन करता है तो बस एक ही बात कहता है, ताऊ जी मुझे अब भी रात में वे चेहरे दिखाई देते हैं, वो काली आंखें, वो लाल साड़ी। मैं बस चुप रह जाता हूं, क्योंकि उसके शब्दों में जो डर है वो अब मेरी रगों में भी बहता है। मैं अब नए ड्राइवर्स को अक्सर यही कहता हूं, भाई रात में भानगढ़ के पास से मत जाना, और अगर कभी जाना पड़े तो अकेले मत जाना। हनुमान जी का नाम लेते रहना। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर मैं जानता हूं कुछ रास्ते मजाक नहीं, परीक्षा होते हैं, और जो वहां से लौट आते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते। राजस्थान सरकार अब भानगढ़ के पास NH11A को बेहतर बना रही है। नए डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट और चौड़ा रास्ता। पर रात में वहां अब भी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। शायद सरकार समझती है कि खतरा इंसानों से है, पर जो खतरा मैंने देखा वो इंसानी नहीं था। कभी कभी सुबह के वक्त जब मैं ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलता हूं तो ट्रक के शीशे पर धुंध जम जाती है, और उस धुंध में एक उंगली से लिखा दिखाई देता है, मुझे मेरा घर दिखाओ। तो दोस्तों, ये थी प्रताप सिंह की डरावनी कहानी, भानगढ़ की वो रात जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कहते हैं आज भी वहां की सड़कों पर लाल साड़ी वाली परछाई दिखती है और हवा में कोई फुसफुसाता है, मुझे मेरा घर दिखाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए आप कहां से और किस समय ये वीडियो देख रहे हैं। हम आपका नाम अगले वीडियो के अंत में जरूर लेंगे। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक रोशनी जलाकर सोना।